हेलो एवरीवन, प्रिसीजन एग्स में पर आपका फिर स्वागत करता हूं। मैं हूं एक अनुरागी। पिछली क्लास में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को डिस्कस किया था। जैसे हमने बात किया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बारे में। जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, कहाँ हुआ था? अमेरिका के हैम्पटन शहर में हुआ था। वहाँ पे इसके कारण क्या थे? जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं थी उनको महत्वपूर्ण जो कमजोर अर्थव्यवस्था थे उनको आर्थिक स्थिति से मजबूत करना और व्यापार को सुलभ बनाना, ये सब इसके कुछ महत्वपूर्ण 3 उद्देश्य निकल कर गए थे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखिए। फिर इसके बाद हमने बात किया था जो यूएनएसएनए के द्वारा 1953 में जीडीपी की गणना प्रणाली को जो विकसित किया गया था, उसको शुरू किया गया था। इसे भारत के द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया है और इसे 1968, 1993 में, इसके बाद 2008 में भी इस प्रणाली को संशोधन किया गया है। और इसे जो यूएनएसएनए की जो जीडीपी से गणना से संबंधित जो भी सिस्टम जो दिया गया है, इसे कहा जाता है नेशन सिस्टम ऑफ नेशन अकाउंटिंग। तो इसको भारत के द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि भारत भी इसी के अनुसार अपनी जीडीपी की गणना करता है। ये हमने बात किया था, जिसे नेशन अकाउंट स्टैटिक्स कहा जाता है। इसको आप सबने समझा था। प्लस इसके साथ साथ हमने बात किया था जो जीडीपी की परिभाषा है, इसमें क्या कहता है इसमें हमने बात किया था कि जो आर्थिक सीमा के अंतर्गत आते हैं मुख्यतः 4 घटक होते हैं। ये सारे कुछ हमने बात किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो जीडीपी के स्रोत होते हैं, जीडीपी के स्रोत होते हैं, इसको भी एकत्रित कर जीडीपी के आंकड़े को एकत्रित करने के लिए कुछ स्रोत होंगे। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे। आपको वीडियो को लिंक वगैरह, आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह वहीं पे मिल जाएगा। आप सिंपली आप जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे सर्च करिए प्रिसीजन आईएएस, आपको वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक, और या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं आप सभी को कि पहले हम इसको समझने पे ध्यान देंगे, क्योंकि जब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्थिति में होंगे। फिर इसके बाद समझने के बाद जो हमारा राइटिंग वाला होगा, लिखने वाला प्रोसेस, इसके बाद होगा। जो हमारा पिछला जो छूटा हुआ था, जैसे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, इसको हम अभी डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक के साथ ही भी बात करेंगे। यूएनएसए और जीडीपी के स्रोत, फिर जो जीडीपी की परिभाषा होती है, इन सबको मिला करके आज हम इसको लिखेंगे भी और जीडीपी के स्रोत को भी समझेंगे। तो चलिए हम पहले जीडीपी के स्रोत को समझ लेते हैं। जीडीपी के स्रोत में हम देखेंगे जो हमारा, इसे कहा जाता है एमसीए 21, इसे एमसीए 21 डेटा कहा जाता है। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का एक नंबर होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि कॉर्पोरेट मंत्रालय के द्वारा इसे 21 डिजिट का नंबर प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी कंपनी या फर्म को यह 21 डिजिट का एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिसे एमसीए 21 डेटा कहा जाता है। और ये कब प्रोवाइड किया जाता है? जैसे कि आप एक उदाहरण के रूप में समझे, जैसे प्रिसीजन आईएएस एक संस्था है, प्रिसीजन आईएएस प्राइवेट लिमिटेड, जो इसका एक वित्तीय वर्ष, हमने जीडीपी की परिभाषा में देखा था ना, वित्तीय वर्ष किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में उत्पादित हुए अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। ये हमने जीडीपी की परिभाषा में समझा था। तो किसी वित्तीय वर्ष में जो प्रिसीजन आईएएस के द्वारा जो सेवाएं हैं एवं वस्तुएं हैं, इनका भी तो एक कोई मौद्रिक मूल्य होगा। मौद्रिक मूल्य, इस मौद्रिक मूल्य को गणना करने के लिए कॉर्पोरेट मंत्रालय के द्वारा इस प्रिसीजन आईएएस को 21 डिजिट का नंबर दिया जाएगा। इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, 21 डिजिट का नंबर मिलता है। ये 21 डिजिट के नंबर के अनुसार हमें आंकड़ा मिलता है कि कितनी वस्तुओं
और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, कितने मौद्रिक मूल्य उसकी क्रिएट हो रही है। इस तरीके से वित्तीय वर्ष, किसी वित्तीय वर्ष के अंत में, जैसे आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो इसके अंत में, वित्तीय वर्ष के अंत में प्रिसीजन आईएएस के द्वारा, कॉर्पोरेट मंत्रालय के द्वारा जो ये प्रोवाइड किया गया है 21 डिजिट का नंबर, इस आंकड़े को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अनुसार हमें एक डेटा मिल जाता है कि कितनी वस्तु। इसी प्रकार से हर कोई भी कंपनी हो या फर्म हो, हर कंपनी का एक अलग से अपना एक 21 डिजिट का नंबर होता है। उसे वित्तीय वर्ष के अंत में, यानी कि फाइनेंशियल वर्ष के अंत में, उसे अपना डेटा प्रोवाइड करना होता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि MCA 21 हो गया। फिर इसके बाद आता है कर संबंधित जानकारियां, जो दूसरा है यहाँ पे कर संबंधित जानकारियां। इसमें क्या होता है, कर संबंधित जानकारी, जैसे आप इसको देखें, जैसे जीएसटी है, जीएसटी भी फाइल करानी होती है। तो जो अप्रत्यक्ष कर होता है, इससे भी हमें कुछ आंकड़ा मिलता है। जैसे मैंने पहले बताया था, जो जीडीपी की गणना होती है, जो जीडीपी की गणना होती है के द्वारा कराई जाती है, उस पाई के द्वारा की जाती है। तो एक पहले तो इसको मिल गया MCA 21 का डेटा। फिर इसके बाद जीएसटी या कुछ कर संबंधी जानकारियां होती है, इनसे डेटा मिल गया। प्लस इसके साथ साथ जो मतलब वो असंगठित क्षेत्र होते हैं, जो असंगठित है, जैसे कि आप जाएंगे मार्केट में, वहाँ पे आपको चाय चाय की दुकान वाला मिलेगा, और जो मतलब ठेले लगाने वाले हैं, ये सब, जो रेडी लगाने वाले, ये सब आपको मिलेंगे। तो इनको क्या जाता है, असंगठित क्षेत्र। ये सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो इनका डेटा कैसे मिलता है, इसके लिए मोस्पाई के द्वारा आर्थिक संगणना की जाती है। आर्थिक संगणना, इसको याद रखिएगा, आर्थिक संगणना। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि मतलब ग्राउंड लेवल पे, जो मतलब ग्रॉस रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो मतलब वो अधिकारी होते हैं, वो जाते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई चाय की दुकान है, तो वहाँ पे, रुकिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे कोई चाय की दुकान है, वहाँ पे अधिकारी जो होंगे उस पाई के, वो जाएंगे और उनसे डेटा एकत्रित करेंगे। डेटा एकत्रित करने के, जैसे कि एक सिंपली अगर आप जाएंगे तो एक चाय वाले दुकान से पूछ सकते हैं कि आप एक दिन में कितनी चाय बेचते हो, तो वो आपको सही तो डेटा नहीं बताएगा, एक अनुमान जरूर बता देगा। तो इससे क्या होगा, इससे उन्हें जानकारी मिल जाती है। जैसे चाय की दुकान है, यहाँ पे मोस्पाई के अंतर्गत मैंने बताया था NCSO और NSSO। तो ये NSO के जो अधिकारी होते हैं, वो यहाँ पे जाएंगे, NSO के जो अधिकारी होते हैं यहाँ पे जाएंगे ग्राउंड रूट लेवल पे। वहाँ पे किसी भी जो रेडी लगाने वाला है, उनसे भी पूछ सकते हैं। एक आर्थिक संगणना की जाती है। ये संगणना जो हुई थी, ये 1975 में शुरू की गई थी भारत में। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो, जैसे कि इसने बताया चाय की दुकान वाले ने, कि हम 10 केजी चीनी डेली खरीदते हैं, और मतलब इतना हमारा जो खपत है यहाँ पे होती है। तो अगर 10 केजी बता रहा है, तो उसके अनुसार मुसपाई वाले यहाँ पे आंकड़ा तो लगा ही लेंगे कि अगर ये कितना बता रहे थे, अनुमान तो लग ही जाएगा। प्लस इसके साथ साथ अगर 10 केजी कह रहा है, फिर इसके बाद अगर वो चाहें तो पूछ सकते हैं, लगभग आप 1000 कस्टमर जो होंगे, ये 1000 कस्टमर वो तो आते ही होंगे। तो किसी न किसी तरीके से उसे जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। तो एक देखिए, 10 किलो केजी जो चीनी है, वो 1000 लोगों में तो खपत नहीं होगी, ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि उसका जो आंकड़ा है, यहाँ पे एक अनुमान लगाया जाता है। अनुमानता जो NSSO के जो अधिकारी होते हैं, ये एकत्रित करते हैं, इसे आर्थिक संगणना कहा जाता है। तो आपने देख लिया कि पहले तो मैं MCA 21 का डेटा हो गया, फिर कुछ कर संबंधी जानकारियाँ हो गई। फिर आपने देखा जो आर्थिक संगणना होती है, जो 1975 में शुरू की गई थी। इसके अनुसार जो असंगठित क्षेत्र के जो कार्मिक कर्म करने वाले या जो काम करने वाले होते हैं, उनसे डेटा को एकत्र किया जाता है। तो ये जीडीपी के कुछ स्रोत होते हैं जिनसे एकत्रित किया जाता है। तो ये जो 3 जीडीपी के स्रोत हो गए, M21,
मैक 21, जिसे MCA 21 कहा जाता है। आर्थिक संगणना हो गई, कर संबंधी जानकारी है जिनसे डेटा एकत्रित किया जाता है। प्लस इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो हमारा जो अगला टॉपिक, वो राष्ट्रीय आय से जुड़े कुछ मूलभूत शब्द होते हैं, जैसे कि सकल क्या होता है, निवल क्या होता है। इनसे ये सब जानकारियाँ कैसे एकत्रित की जाती हैं, सकल हो गया, निवल हो गया, फिर इसके बाद घरेलू और राष्ट्रीय में क्या डिफरेंस होता है। इन सबको देखने के लिए सबसे पहले जो हमारा पिछला जो बाकी था उसको हम लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को डिस्कस करेंगे, जैसे राष्ट्रीय होगा, घरेलू हो गया, और इसके बाद सकल क्या होता है, निवल क्या होता है, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है जीडीपी की परिभाषा। सबसे पहले आपको जीडीपी की परिभाषा, आप नोट्स प्रॉपर बनाइएगा जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले आप लिखेंगे जीडीपी की परिभाषा। तो चलिए लिखिए, जीडीपी से आशय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित हुए अंतिम उत्पाद वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। जीडीपी से आशय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित हुए अंतिम उत्पाद वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। फिर इसमें देखिए आया है एक जीडीपी की परिभाषा में जो आया है, आर्थिक सीमा, देश की आर्थिक सीमा, देश की आर्थिक सीमा, देश की आर्थिक सीमा से क्या चाहते हैं, इसको भी लिख लीजिए। इसको लिखिए, UNSNA के अनुसार, ये जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशन अकाउंट, ये जो होता है UNSNA के अनुसार देश की आर्थिक सीमा से आशय निम्न 4 घटकों से है। निम्न 4 घटक कौन कौन से होंगे, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जैसे देश की राजनीतिक सीमा, जिसमें आप लिखेंगे पहला लिखेंगे देश की राजनैतिक सीमा, दूसरा देश की सामुद्रिक सीमा, देश की सामुद्रिक सीमा, फिर तीसरा आपको लिखना है किसी देश का अन्य देश में दूतावास, ये भी आर्थिक सीमा के अंतर्गत ही आएगा। चौथा आप देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑयल यानी तेल, जहाज, पानी वाले जो जहाज होते हैं, जहाज, तेल, इसके बाद हवाई जहाज, जैसे कि कोई अब एयर इंडिया है, अमेरिका से चल करके ब्रिटेन जाएगी, तो वो किसके आर्थिक सीमा में आएगा, ये आएगा भारत की आर्थिक सीमा, क्योंकि इसका स्वामी भारत है। इत्यादि के संदर्भ में संबंधित फर्म का स्वामी, यानी कि तेल, जहाज, हवाई जहाज इत्यादि के संदर्भ में संबंधित फर्म का स्वामी जहां का निवासी हो, उस देश की आर्थिक सीमा में आएगा। जीडीपी की परिभाषा हो गई और आर्थिक सीमा से आशय भी हमने देख लिया। प्लस इसके बाद अब देखेंगे जो भारत में जीडीपी की गणना है, इसको भी लिखेंगे। तो आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, भारत में जीडीपी की गणना। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, UNSNA के अनुसार या UNSNA के मानकों को मानते हुए भारत भी दिए गए प्रणाली से जीडीपी की गणना करता है। भारत में यह कार्य सांख्यिकी एवं
कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी कि ब्रैकेट में मोस्पाई द्वारा किया जाता है। भारत में जीडीपी की गणना मोस्पाई के द्वारा की जाती है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। किसके अनुसार? जो यूएनएसएनए प्रणाली जो है उसको अपनाते हुए भारत भी जीडीपी की गणना करता है, जो मोस्पाई के द्वारा भारत में की जाती है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मोस्पाई के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग यानी एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इन आंकड़ों को जारी करता है। यानी कि जीडीपी की गणना मोस्पाई के द्वारा की जाती है, लेकिन जीडीपी के आंकड़ों को जारी कौन करता है? एनएसओ जारी करता है। एनएसओ के अंतर्गत सीएसओ और एनएसओ इन आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। एनएसओ के अंतर्गत सीएसओ और एनएसएस इन आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा, 2019 से पहले सीएसओ एवं एनएसएसओ अलग अलग विभाग थे। इस संदर्भ में वर्ष 2005 में रंगराजन समिति ने यह अनुशंसा की थी कि सीएसओ एवं एनएसएसओ को विलय कर दिया जाए। वर्ष 2019 में इन्हें विलय करते हुए एक विभाग बनाया गया जिसे एनएसओ कहा जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। ये हो गया। प्लस हमने जो भी बात किया था कि जो एक राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग भी बनाया गया था, उसको भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वर्ष 2005 में वर्ष 2005 में सांख्यिकी के संदर्भ में नवाचार तथा अन्य सलाह हेतु एक 5 सदस्यीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग भी है। तो चलिए, आपको एक ऑप्शन में मिल जाए ये वाला, और आपको ये ना पता हो तो इसको भी आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम जो जीडीपी के स्रोत हैं उसको भी लिखेंगे। जीडीपी की ये आंकड़े
जीडीपी के ये आंकड़े निम्नलिखित विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किए जाते हैं। जिसमें पहला है MCA21 का आंकड़ा। इसके अंतर्गत लिखेंगे कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा प्रत्येक फर्म या कंपनी को 21 अंकों का कोड दिया जाता है, जिसे MCA21 कहा जाता है। यह कोड संबंधित फर्मों के द्वारा दिए गए वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का आंकड़ा उपलब्ध कराता है। ये MCA21 हो गया। अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा पॉइंट इसी के अंतर्गत कर संबंधित जानकारियां जैसे GST से भी आंकड़े प्राप्त होते हैं। इस दिशा में विशेषकर असंगठित क्षेत्र के आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, जैसे चाय की दुकान, ठेले इत्यादि। आंकड़ों हेतु NSSO द्वारा शोध इत्यादि के माध्यम से भी जानकारियां एकत्र की जाती हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जो आर्थिक संगणना होती है। तीसरा, मोस्पाई द्वारा कराई गई आर्थिक संगणना भी जानकारियों का आधार उपलब्ध कराती है। अब आप लिखेंगे आर्थिक संगणना के बारे में। तो भारत में आर्थिक संगणना का प्रारंभ 1975 में किया गया था।
इसमें धरातलीय स्तर पर आवश्यक आर्थिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। आवश्यक आर्थिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। आर्थिक संगणना में धरातलीय स्तर पर आर्थिक आंकड़े को एकत्रित किए जाते हैं, जिसकी शुरुआत 1975 में भारत में हुई थी। तो ये हो गया आपका यहाँ तक भारत में जीडीपी की गणना से संबंधित कुछ जो हमने बात किया था, इसको लिखवा भी दिया गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक आपके माइंड में एक डाउट आना चाहिए था कि अगर कोई जब भी धरातलीय स्तर पर मान लीजिए जो NSSO के जो अधिकारी हैं वो किसी चाय की दुकान में गए या किसी ठेले के पास गए, जो असंगठित क्षेत्र हैं, असंगठित क्षेत्र हैं, इनके पास गए और इन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया, तो क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया है, इसको भी लिख लेते हैं, जो आपके एक समझने में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में एक मदद देगा। तो चलिए अगला पॉइंट लिख सकते हैं, जीडीपी के आंकड़ों को एकत्र करने हेतु जीडीपी के आंकड़ों को एकत्र करने हेतु आंकड़ों का संकलन अधिनियम 1953 बनाया गया, ब्रैकेट में आप इसके लिखेंगे 2008 में संशोधित। संकलन अधिनियम बनाया गया जो सांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्रित करने वाले अधिकारियों एवं शोधार्थियों आंकड़ों को एकत्रित करने का वैधानिक अधिकार देता है। आंकड़ों को एकत्रित करने का वैधानिक अधिकार देता है। यदि कोई भी पक्ष उचित सहयोग न करे तो वह दंडनीय अपराध है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय से जुड़े मूलभूत शब्द। आप इसके आगे आप राष्ट्रीय आय से जुड़े मूलभूत शब्द, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, जैसे आप राष्ट्रीय आय से जुड़े मूलभूत शब्द, जिसमें से हमारा पहला होगा सकल। इसी को कहा जाता है ग्रॉस। सकल वर्सेस यहाँ पे नेवल, सकल वर्सेस नेवल, इसी को कहा जाता है नेट। ये हमारा पहला होगा। चलिए इसको भी आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको यहाँ तक हम ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम अगली क्लास में बात करेंगे। चलिए आप इसके बारे में लिखिए, सकल वर्सेस नेवल। इसमें आप लिखेंगे
सकल से आशय गणनाओं के मूल्य ह्रास के बिना संदर्भित किए गए आंकड़ों से है। यदि सकल में से उत्पादन के संदर्भ में उपयोग आई विभिन्न पूंजीगत वस्तुओं इत्यादि के मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो निवल का आंकड़ा प्राप्त होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अगर कोई सकल है उसमें से कोई भी उत्पादित हुई वस्तुओं जो पूंजीगत वस्तुएं उसमें मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो हमें निवल यानी नेट की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। यहीं पे आप नोट लगा करके लिख सकते हैं, वर्ष 2008 से मूल्य ह्रास को फिक्स्ड पूंजी का उपयोग भी कहा जाता है, यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। ये हुआ यहाँ तक। आई होप अब यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे घरेलू वर्सेस राष्ट्रीय। जब हमारा अगली क्लास का जो टॉपिक होगा घरेलू वर्सेस राष्ट्रीय होगा। इसके साथ साथ जो अभी तक हमने जो पूरा पहली क्लास से अभी तक का जो कवर किया था इसको लिखवा भी दिए गए हैं, जो आपको रिवीजन करने में सहायक होगा। तो आप यहाँ पे घरेलू वर्सेस आपको राष्ट्रीय नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपको डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो को लिंक पीडीएफ वगैरह के लिए आपको टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।